आदाब, मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। बिहार का चुनाव हो रहा है, 2 चरण बीत चुके हैं, तीसरा चरण सामने है। 7 तारीख को तीसरा चरण बिहार चुनाव का होगा। इसी कड़ी में हम बिहार चुनाव से संबंधित बातों के लिए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और आप तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं। आइए मैं एक ऐसे शख्स से आपको बात कराता हूं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हैं और कोचाधामन विधानसभा के, किशनगंज ज़िले में पढ़ने वाले कोचाधामन विधानसभा के निवासी हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में पढ़ रहे छात्र सद्दाम मलिक से आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, वो कौन से मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय होना चाहिए, वो कौन से मुद्दे हैं जो बिहार को बिहार बनाने में और निर्णायक भूमिका निभाते। तो आइए इन्हीं कड़ी में बात करते हैं सद्दाम मलिक भाई से। सद्दाम मलिक भाई, आप ये बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं और बिहार चुनाव को लेकर आपकी राय क्या है, ये पहले बताइए मुझे एक मोटे तौर पर, फिर हम बात करेंगे। अब बोलो। देखिए निहाल भाई, आप कह रहे हैं कि बिहार चुनाव जो है, बिहार में एक चुनाव चल रहा है जो विधानसभा का, जहाँ पर 2 चरण का चुनाव अब तक ख़त्म हो चुका है। तीसरा चरण जो है हमारा अभी किशनगंज, जहाँ के हम बाशिंदे हैं, जहाँ के निवासी हैं, 7 तारीख को जो होने वाला किशनगंज में जो विधानसभा का चुनाव। आप कह रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं? अरे भाई, हम तो मुद्दे ही झेल के आ रहे हैं। मुद्दे हमारे बाप दादा से लेकर हमारे सभी लोग जो है मुद्दे ही, बिहार के लोग मुद्दे ही झेल रहे हैं और मैं भी झेल रहा हूँ। यहाँ पर बहुत मुद्दे हैं। आप ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, और आप एजुकेशन को ले लीजिए, आप जो है पलायन को ले लीजिए, बिहार पलायन जो हो रहा है। उसके बाद आप बाढ़ को लीजिए, बाढ़ जो है, फ्लड जो है, यहाँ का बहुत बड़ा एक मुद्दा है भाई। इसका ना अब तक कोई सोल्यूशन निकाला यहाँ पर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब फ्लड की बात तभी निकलती है जब फ्लड को लेकर आशंका बढ़ने लगती है? बाकी साल भर फ्लड को लेकर ऐसी कोई बात दिखती नहीं है। नहीं, ऐसी कोई नहीं दिखती है। यहाँ पर जो है सरकारें आती हैं, वादा करके चले जाती है और कहती है कि ये फ्लड, जैसे हमारे करीब जो है एक, देखिए रमज़ान नदी है यहाँ पर। कैमरामैन से मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा रमज़ान नदी की तरफ दिखा दीजिए और देखिए किस तरह का नज़ारा और आप है। देख लीजिए रमज़ान नदी का नज़ारा देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आती है, अभी छठ भी आने वाला है जी। और महानंदा नदी भी देख लीजिए आप, जो महानंदा नदी के जो किनारे हज़ारों गांव बसते हैं, उसके मुहाने पे हज़ारों गांव बसते हैं, जो हर साल एक जो है शहर के कागजिया पट्टी भी एक कागजिया बस्ती है, उधर नवाबगंज है। तो इस इलाके को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले बार जब बाढ़ आई थी तो हमने देखा कि किस तरह से तबाही हुई थी। तो जो तटीय इलाके हैं वहाँ तो और परेशानी हो जाती होगी। वहाँ तो बहुत हालत ख़राब रहता है भाई। आप देख लीजिए उधर, हम तो गांव से आते हैं और हम तो गांव से आते हैं और देखिए वहाँ का जो रास्ते जितने हैं, इतने ख़राब है, कितने हालत ख़राब है वहाँ का। लोग अभी तक जो है, हम आज़ादी से 1947 के बाद भी हम वही झेल रहे हैं जो पहले हम झेल रहे थे। पिछले दिनों मैंने देखा कि दिगल बैंक में कहीं एक चचरी पुल है। तो अभी इस मौजूदा दौर में चचरी पुल का होना, ये आप कितनी बड़ी असफलता मानते हैं? आप सिर्फ एक दिगल बैंक, ठीक है, तो वहाँ पर अभी भी देख रहे हैं चचरी पुल से लोग आर पार कर रहे हैं भाई। अभी तक पुल नहीं बना है वहाँ पर। शायद जो कांग्रेस का विधायक है, जो वहाँ 3 टर्म तक वहाँ कांग्रेस का अपना सरकार ये विधायक रहा, लेकिन नहीं देख रहे हैं कि वहाँ कोई विकास हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है 16 साल से विधायक हैं, करीब 15-16 साल। जी, वहाँ 2005 से विधायक हैं तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा के। और आप देख लीजिए, कोई भी कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, हम लोगों ने इन लोगों को, हमारे लोग बाप दादाओं ने और हम लोगों भी जो है, जब तक इनको ये करते जो है वादे किए और भरोसे हम लोग करते रहे उन पर, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा बताइए, जो किशनगंज सेंटर का मुद्दा है। देखिए कि किशनगंज सेंटर का जो स्थिति है वो बहुत ही बुरा है और मैं आपको बताते चलूं कि मुर्शिदाबाद सेंटर भी खुला पश्चिम बंगाल में और मल्लापुरम सेंटर भी खुला केरल में, लेकिन वो काफ़ी विकास की ओर जा चुका है। लेकिन किशनगंज सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बहुत ही बुरी स्थिति में मैं आपको बताते चलूं और उसमें कई लोग जिम्मेदार हैं। आप किशनगंज सेंटर की जो बदहाली है उसके लिए आप किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? किशनगंज की जो बदहाली है, यहाँ हम लोग खुद यहाँ की जनता है, यहाँ के नेता तो है ही है, उसके बाद यहाँ का जो है पब्लिक है खुद, उसके बाद या उससे पहले
नहीं, ये उससे पहले भी ये जो है जब ये सेंटर जब यहाँ कायम होने की बात हुई तब से जो है यहाँ पर अब तक ये नहीं बन पाया, क्योंकि देखिए आप पहले मुझे लगता है जनता जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो खुद बेदार होती इन सब चीज़ों को लेकर, अगर वो खुद डटे रहती कि नहीं मुझे एक सेंटर चाहिए। जी, आपका कहना सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम ही जो है नेता को चुनते हैं और हम उस वक्त नहीं देखते हैं कि ये नेता हमारा किस लायक तक काम करेगा नहीं करेगा, हम उस पर विश्वास किन आधारों पर देते हैं यहाँ के लोग जो विधायक चुनते हैं, तो वो किन आधारों पर क्या देख के विधायक को वोट देते हैं? यहाँ बस विकास के नाम पर कि विकास हो, विकास के नाम पर, सच में जी विकास हो, उसके वो बाद तो हुआ नहीं। देखिए तरह से यहाँ के देखिए सबसे पहले हम जिस एरिया में जिस सीमांचल में यहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं वो आधार पूछ रहा हूँ, जैसे कि कोई नेता है वो आपके शादी में आ जाएगा, कोई आपके सुख दुख में आ जाएगा, तो लोग उसी से खुश हो जाते हैं। शॉर्ट में चलो ठीक हो। देखिए जिस उम्मीद और भरोसे के साथ यहाँ के लोग यहाँ के नेताओं को चुनते हैं उस उम्मीद पे नहीं उतरते हैं, लेकिन बहुत हम लोग जो है बहुत उम्मीद के साथ हमारे लोग यहाँ के लोग बहुत उम्मीद के साथ जो है वोटिंग करते हैं, लेकिन वो उसका पूरा अब तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। यहाँ एजुकेशन के इस पे लोग जो है नेता को चुनते हैं कि अगर बढ़िया नेता चुनेंगे तो बढ़िया एजुकेशन का हालत होगा। देख लीजिए आप यहाँ पर 10th के बाद कोई विकल्प नहीं है कि कोई हाई एजुकेशन में यहाँ के बच्चे पहुँचे। जैसे मैं देखिए मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना था आपने, और मैं जो है देखिए वो एक ज़माना जो था, मैं आपको बताता चलूँ कि एएमयू को लेकर जो किशनगंज सेंटर को लेकर धरना हुआ था, एक विशाल धरना हुआ था नेशनल हाईवे पे NH-31 पे, और एक वो दिन था और एक ये आज का दिन है। आप कहाँ देखते हैं कि राजनेता कहाँ खड़े हैं? और शिक्षा को लेकर जिस तरह से हमारे सामने जो विकल्प है, जो कॉलेज हैं, उनकी क्या दुर्दशा है? 3 साल का BA क्या 3 साल में हो पाता है या नहीं? नहीं भाई, यहाँ पर जो है देखिए बच्चा यहाँ का जो है PG कोर्स में क्या समस्या है भी या नहीं? बहुत तरह की समस्या है। आज उच्च अगर शिक्षा आपको हासिल करनी है तो क्या आप किशनगंज में रहकर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने खुद इस चीज़ को झेला है। यहाँ पर देख लीजिए एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद बच्चा मिडिल क्लास तक जो है बच्चा यहाँ तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि हम जो है 10th क्लास करने के बाद हम कहाँ एडमिशन लें, उनको कोई गाइडेंस करने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पर बस एक आप गिन लीजिए, उंगली पे गिन के हम बता सकते हैं कि एक मारवाड़ी कॉलेज, एक नेहरू कॉलेज और एक बहादुर कॉलेज मुसव्विर साहब का है। बस बच्चा यहीं तक एडमिशन ले पाता है और आगे नहीं जा पाता है। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे ये सब इस तरह का अगर जो है सेंटर यहाँ अगर खुल जाए, जैसे अलीगढ़ का सेंटर तो खुला है लेकिन वो चीज़ अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ के यहाँ के नेताओं ने राजनीतिक व्यवस्था ने यहाँ के देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए एक चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है ना। जनता की भी अपनी एक ये है लिमिटेशंस है, अधिकार है, और पॉलिटिशियंस की भी अपनी लिमिटेशंस अधिकार है। लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि अगर होता, और जो एलुमनाई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी थी, और ख़ास करके जो सीमांचल के एलुमनाई हैं, जो बिहार के एलुमनाई हैं, इन लोगों को चाहिए था कि वो इन सब बातों पर रखती बात। अच्छा, एक तरफ तो बीजेपी बहुत लोग टारगेट करते हैं मोदी को, बहुत लोग टारगेट करते हैं नीतीश कुमार को उनकी बातों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम विकास करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, तो वो क्या बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे दी है? क्योंकि वो तो एक अरसे से यहीं पर है। बीजेपी तो अगर आई है सेंटर में पिछले कुछ सालों में, और इस तरह से जो अगर उसने धाक बनाया है, तो अगर यहाँ देखें स्थानीय इलाकों में तो बीजेपी का इसमें क्या रोल है? इसमें तो आप कहेंगे ना कि एक वो पार्टियां भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है जो बुनियादी सुविधाओं पर काम नहीं की। यहाँ का जिम्मेदार जो है, जो अभी पार्टी से प्रेजेंट में है यहाँ पर, जैसे जेडीयू हुआ, आरजेडी हुआ, कांग्रेस हुआ, यहाँ के लोगों ने बहुत ही भरोसे और उम्मीद के साथ यहाँ के लोगों ने उसको वहाँ की इसके नेताओं को चुना, लेकिन ये लोग अपने इस उम्मीद पर नहीं उतरा। हमने जेडीयू को भी मौका दिया, 3 टर्म मौका दिया, हमने आरजेडी को भी मौका दिया 3 टर्म, आरजेडी के उनके परिवार से 2 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए? ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना स्वास्थ्य जो है मेडिकल के लिए कोई अच्छा मेडिकल है। अगर इमरजेंसी आ जाता है रात के, अगर इमरजेंसी आ जाता है तो भाई हमें शहर आना पड़ता है, और नहीं तो उधर ही कॉन्टैक्ट नंबर होता है लोगों के पास, तब जाकर कुछ हो पाता है, नहीं तो ऐसा होता है आमतौर पे। और यहाँ के लोग जानते हैं ज़्यादातर जो है कृषि से जुड़े हुए हैं, कोई प्रोफेशन ये नहीं है, उन बेचारों को क्या परेशानी होती है वो शायद आप और हम ही कर सकते हैं, आप भी यहीं की। मैं कह रहा हूँ कि अगर रात में किसी को इमरजेंसी में दिक्कत हो जाए, तो अगर वो किसी तरीके से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो क्या रात में कर पाएगा? बहुत नहीं, बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पर।
बहुत मुश्किल है जी। तो और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो किशनगंज का आप देख रहे हैं कि ये जो सड़क है और इस तरह से देखिए पुल की तरफ मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि कहें देखिए ये जो रेलिंग है ये रेलिंग टूटी हुई है। तो ये रेलिंग का जो ये टूटा होना है पुल के पास, तो ये रेलिंग से काफ़ी लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, कई दुर्घटनाएं हो सकती है यहाँ पर। तो क्या उसकी संभावनाओं को कम करने के लिए आपको नहीं लगता कि यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए थी? और देखिए बाढ़ को लेकर जो समस्या उत्पन्न होती है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक तरफ ये पानी की तरफ वो दिखाएं और दिखाएं कि छठ घाट जो है देखिए अभी छठ आने वाला है और किस तरह की व्यवस्था बना के रखा गया है कि इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो बुनियादी यहाँ पर चीज़ें जो दिख रही है भौतिक रूप से? देखिए फ्लड यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है, किशनगंज पूरे सीमांचल का लगभग। और ये जो एक चलती रोड है तो क्या इसके रेलिंग को नहीं ठीक कराया जा सकता? बिल्कुल कराया जा सकता है। यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जो के नेता है, मार्केट को जोड़ती है, जितने की आबादी जो है डेली यहाँ से रोजाना गुजर बसर करती है, ये तो नेताओं की जिम्मेदारी है, उनको इस काम को बखूबी निभाना चाहिए। सिंबल है, ऐसे बहुत से पुल, ऐसे बहुत से पुलिया हैं, ऐसे बहुत से सड़क है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, ये एक सिंबल है, सिर्फ इसी की बात नहीं कर। और आप निहाल भाई के फ्लड के बारे में, फ्लड तो यहाँ का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, समस्या है यहाँ पर। यहाँ हर साल फ्लड आती है और हज़ारों जाने और हज़ारों घरों को अपने आगोश में समा लेती है। लेकिन जो है नेता लोग जो है वादे करके रह गए ना कोई। आप देख लीजिए यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर आपको महानंदा नदी मिल जाएगा, जहाँ उसके किनारे काफ़ी गांव बस्ती है, जहाँ ना कोई डैम का कोई अब तक कोई जो है कोई तटीय इलाकों में ना अब तक कोई जो है डैम का कोई प्रबंध किया गया। और जो है बाढ़ से जो है काफ़ी क्षति और नुकसान होता है, खास करके फसल यहाँ का जो है मुख्य कृषि यहाँ के लोगों का है। तो जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं, तो क्या अगर उनका घर उजड़ जाता है, बहुत तरह की परेशानी आ जाती है। एक तो होता है कि टेम्पोररी, लेकिन परमानेंट तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर उस तरह से देखें थोड़ा सा एक रिलैक्स जिसमें आदमी को हो सके, आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि एक अस्थाई तौर पे जो दिमागी तौर पे आदमी सुकून पा सके वो घर उसको मिल जाए, अगर घर उसकी मरम्मत हो जाए, अगर इस तरह की चीज़ें अगर होती है तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा? और ये कितना होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता है भाई। यहाँ के जो है नेता जो है बस बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सामान सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, जो है किट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वो अपनी खा के अपना पेट पॉकेट तो बहुत ज़्यादा मिलता भी है, तो बस वो नहीं मिलता है भाई, टोटल ही नहीं मिलता है यहाँ पर। वो अगर मिलता है तो कोई संस्था है वो ला के डिस्ट्रीब्यूट करती है, या कोई छोटे मोटे ऐसे संस्थान है वही ला के देता है। बाकी यहाँ के लीडर से कोई उम्मीद नहीं है, सरकारी तौर पर कोई यहाँ पर कोई आज तक यहाँ मुआवजा भी नहीं मिला, इतने फसल लोगों का बर्बाद हुआ है। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के दौरान अगर ये 5 साल में अगर 5 साल में आपका चुनाव 5 साल में हो जाता है तो 3 साल का भी ये 3 साल में क्यों नहीं हो सकता है बिहार में? बस आप यही है कि आप यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर खुद AIMIM को लेकर जो छवि बनाई जाती है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? और दूसरी बात यह कि AIMIM को आपको क्या लगता है कि सीमांचल में AIMIM का कोई भविष्य दिखता भी है या नहीं, और अगर दिखता है तो वो कितना? क्या कांग्रेस का जो वोट बैंक था, जितना भी था, जैसा भी था, तो क्या वो अब AIMIM के खाते में जाएगा और AIMIM को बड़ी सफलता या चौंकाने वाली सफलता क्या मिल सकती है बिहार में और ख़ास करके सीमांचल में? क्योंकि ओवैसी साहब की प्रतिष्ठा इस पर लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी को लेकर मुझे लगता है कि लोगों की खास नज़र रहेगी, मीडिया की भी, लोगों की भी। देखिए इंशाल्लाह यहाँ पर लोग जो उम्मीद इस बार जो इलेक्शन में उम्मीद की है, तीसरा फ्रंट जो बिहार में बनके तैयार हुआ है, जो उभरा हुआ है, इस बार लोग पूरा बदलाव के मुमकिन में है। यहाँ पर जो है लोग किशनगंज में लोग कांग्रेस, JDU, RJD को ही वोट बैंक समझ रखे थे। अब ये तीसरा विकल्प अब हमारे बीच आया है, अवैसी साहब की पार्टी AIM। अब लोग इसमें कुछ चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। ओवैसी साहब हमेशा ये कहते हैं कि सेकुलर पार्टियां जो है मुसलमानों को छलने का काम करती है। उन्होंने मुसलमानों के बुनियादी सुविधाएं मतलब नहीं दी है, मुसलमानों को के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, वो मुसलमानों के साथ नहीं रहे, सिर्फ दिखावा करते हैं और बहुत तरह की बातें वो कहते हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, वो गलत नहीं कहा। वो जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी है जो है RJD, JDU और कांग्रेस
कांग्रेस ने सबसे पहले तो मुसलमानों जेडीयू को कहाँ से सेकुलर है, अब है क्या वो? नहीं, वो सेक्युलर कहाँ है, वो तो बीजेपी के साथ बीजेपी की गोद में जाके बैठ चुका है। और आप आरजेडी को लोग कह रहे हैं कि ये पहले से ये जो है सेक्युलर पार्टी, ये कैसे सेक्युलर पार्टी है भाई? आप देख लीजिए कांग्रेस, मीरान हैदर और सरजील इमाम जैसे लोग अभी भी। मीरान हैदर के लिए तो मैं कहूँगा कि तेजस्वी का क्या रुख है, उनको क्लियर करना चाहिए। मीरान हैदर जो उनके पार्टी के खुद दिल्ली के कुछ अध्यक्ष के पद पे हैं, उनके लिए कोई आज तक आवाज़ नहीं उठाया, वो भी बिहार का ही बेटा है। उनके लिए क्यों आज तेजस्वी कोई खामोश क्यों बैठा हुआ है? मतलब सेकुलर पार्टियों के दरी बिछाने के लिए रह गया है मुसलमान युवा, बस यही, हाँ यही रह गया है। और उसके जो वो किसी, और अगर मुसलमान युवाओं को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या सेकुलर पार्टी नहीं आएगी? उनके लिए क्यों नहीं आएगी भाई? उनके लिए हम लड़ेंगे, लेकिन नहीं आती है ये आरजेडी हुआ, कांग्रेस जेडी हुआ। अरे कांग्रेस, हाँ अब देख लीजिए 1947 के बाद हिंदुस्तान का हालात देख लीजिए। हमें जो मिलना था वो नहीं मिला, जिसे जो मिलना था वो मिल गया। जैसे आप देख लीजिए, हमें हमारे सामने कटता हुआ गुजरात मिला, जलता हुआ मुजफ्फरनगर मिला। मुसलमानों को क्या मिला? लब जिहाद जैसे नारे मिले। नहीं, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? पाकिस्तान जाने की हिदायत मिली। क्या मिला मेरे भाई? लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि उन्हें उनका मिल गया, उन्हें तो उनका नहीं मिला ना। दलितों को देख लीजिए आज क्या हालत है दलितों की। तो एक ब्राह्मणवाद जो है भाजपा में देख लीजिए, भाजपा जिस तरीके की हिंदुत्व की बात करती है, जिस तरह की आइडियोलॉजी की बात करती है, वो राजनीतिक आइडियोलॉजी की, तो मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि उसमें भी उन्हें भी कहाँ सफलता मिली है। उस समुदाय के जो निचले तबके के लोग, मतलब जो माने जाते हैं सामाजिक तौर पर। नहीं, उनके तो नेता है ना भाई। आप देख लीजिए जो है 14% जो है यादव लोग हैं, उनके नेता जो है। आप दलितों के लिए मायावती अब कितना कर रही है? हाँ, दलितों के लिए मायावती कर रही है। और 14% क्या कर रही है उनके लिए? सड़क पर तो मायावती दिखती नहीं है। हाँ, सड़क पर नहीं दिखती है, लेकिन उनका तो नेता है ना भाई। 5 स्टार नेता हो गई है मायावती। 5 स्टार नेता है, वो कहती है कि अगर बीजेपी के साथ ही मिलना पड़े तो मिल जाएंगे। मायावती तो है, लेकिन उनका तो एक नेता है ना। मुसलमानों का नेता कौन है? अगर चंद्रशेखर अब उभरे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो जगह अब चंद्रशेखर ले रहे हैं, युवाओं में खासी पैठ जमा रहे हैं अब। लेकिन मायावती को अगर आप कहते हैं दलितों का नेता, तो मुझे लगता है कि मायावती एक सिंहासन पे बैठी हुई 5 स्टार नेता की तरह। बिल्कुल। आप देख लीजिए, यादवों का नेता है, यादवों का नेता लालू प्रसाद यादव है। उसके बाद कुर्मियों का नेता नीतीश कुमार है। अगर कोई मुसलमान अगर मुसलमानों की क़यादत की बात सोचे तो उनको क्यों बदनाम किया जा रहा है? तो जो वोट जो मुसलमानों ने और जिन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पे दिया था पिछले बार नीतीश कुमार को, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इस बार खासी दिक्कतों का सामना कर सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि उन्होंने तो जनता को छल दिया एक तरह से। बिल्कुल, उन्होंने जो है यहाँ के बिहार की जनताओं के साथ छल किया। इस उम्मीद के साथ लोगों ने उनको वोट किया था, लेकिन वो उम्मीद पूरा नहीं हुआ। वो जा करके जो है उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर के बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया। तो एनडीए में जाना आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को काफ़ी दिक्कत दे सकता है? दिक्कत देख क्या सकता है? उनका बस राजनीतिक करियर यहीं से खत्म हो चुका है। लोगों से बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि वो तेजस्वी यादव को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अलग बात है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये 10 तारीख तक ओपिनियन ही है। मैं कहूँ कोई बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल कह दे, ये सिर्फ ओपिनियन है। आपको रियल क्या है ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। 10 तारीख से पहले जितनी बातें हैं वो सारी ओपिनियन के तौर पर ही देखी जाती है और देखी जानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ओपिनियन ही इसे कह सकते हैं आप, इसे ऑथेंटिक आप नहीं कह सकते, इसे ये नहीं कह सकते ये बिहार के लोगों की आवाज़ है, बिहार के लोग क्या सोचते हैं। और देखिए, बिहार के लोग सोचते ही नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग वोट नहीं देने जाते हैं उनकी भी तो अपनी कोई राजनीतिक मंशा रहती होगी, तो बहुत से लोग तो वोट देने भी नहीं जा पाते। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हमें देखना होगा बारीकी से। और कुछ लोगों के मतदान कर देने से, कुछ लोगों के ओपिनियन दे देने से बिहार की बात वो नहीं हो जाती, बिहार की आवाज़ नहीं हो जाती। हमें हर एक पहलू को देखना होगा। और क्या कहना चाहते हैं आप? बस और क्या, बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, क्या कहेंगे। बस 10 तारीख को 7 तारीख का इंतज़ार है। 7 तारीख को वोटिंग के बाद 10 तारीख का इंतज़ार लोगों को। इंशाल्लाह बिहार में इस बार कुछ अच्छा ये आएगा, नतीजा आएगा। नतीजे की इंतज़ार है बिहार में। और मैं खड़ा हूँ जहाँ सीमांचल के किशनगंज में, यहाँ 7 तारीख को वोटिंग होनी है। तो देखना ये होगा कि आखिर सत्ता परिवर्तन होता है या नहीं, और जनता क्या आदेश देती है, जनता क्या बताती है राजनेताओं को, और वो किस राजनीतिक पहलू की बात करती है। आप देख रहे थे किशनगंज से निहाल अहमद के साथ, कैमरामैन अरसलान के साथ। धन्यवाद।